स्वागत है साथियों। दलित चेतना और आंदोलन के सहयात्री की इस सीरीज में आज हमारे साथ उत्तर प्रदेश में संस्थागत तरीके से दलितों के साथ होने वाले अत्याचार, उत्पीड़न, भेदभाव के खिलाफ एक पूरी नेटवर्किंग बना के पूरे प्रदेश में सत्ता व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करके दलितों के लिए न्याय और उनके लिए तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं थी उसका लाभ उन्हें पहुंचे, इस दिशा में काम करने वाले हमारे सबसे वरिष्ठ साथियों की जो श्रेणी है उसमें एक नाम है साथी दौलत राम जी का। पिछले 30 वर्षों से भी ज्यादा समय से लगातार सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत दौलत राम जी आज जौनपुर में उत्तर प्रदेश में रहते हैं और वहां से अपना दलित सेंटर भी चलाते हैं। आज हम उनसे बातचीत करेंगे कि जब 90 के दशक में वो सामाजिक क्षेत्र में उतरे और संस्थागत तरीके से उन्होंने काम करना शुरू किया तो उस समय की उनकी चुनौतियां क्या थीं, उनकी सफलताएं क्या रही और किस तरह से ये पूरा दलित मुद्दा उत्तर प्रदेश के केंद्र में आया। ये एक वो समय था 90 के दशक में जब मान्यवर कांशीराम जी बीएसपी बहुजन समाज पार्टी को लेकर के एक राजनीतिक चेतना का एक बहुत बड़ा अभियान चलाने में सफलता प्राप्त कर चुके थे और 90 के दशक में एक तरफ उत्तर प्रदेश और पूरे देश में दलित एक पूरी की पूरी राजनीति के केंद्र में स्थापित हो गया था और जैसे जैसे दलित चेतना का विकास हुआ उसके साथ ही दलितों के साथ होने वाले अत्याचार, उत्पीड़नों में भी बड़ी तेजी बढ़ी और ये कामोवेश लगभग देश के सभी प्रदेशों में ऐसा रहा। तो ऐसी स्थिति के बीच में साथी दौलत राम जी ने अपने प्रयास शुरू किए। तो आज हम मिलते हैं दौलत राम जी से और जानना चाहते हैं कि 90 के दशक में जब वो सामाजिक क्षेत्र में संस्थागत तरीके से हस्तक्षेप करने के लिए आए तो उनके क्या अनुभव रहे। स्वागत है दौलत राम जी, जय भीम। आपका बहुत बहुत स्वागत है और मुझे लगता है आज आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश को एक नए तरीके से समझने देखने का मौका मिलेगा और जो तमाम प्रयास चल रहे हैं उस पे आप लोगों ने कैसे हस्तक्षेप किया इसकी लोगों को जानकारी मिलेगी और साथ ही लोगों को एक दिशा भी मिलेगी कि किस तरह से इस मुकाम से कैसे आगे बढ़ा जाए। तो दौलत राम जी अपनी जो पूरी पारिवारिक पृष्ठभूमि के साथ अपने बारे में कुछ बताएं। शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो इस प्रयास के लिए कि आप इस तरह का एक चैनल शुरू किए हैं और खास करके उन लोगों के लिए जो इस तरह से वंचित समुदाय के लिए काम कर रहे हैं और वंचित समुदाय से हैं भी। तो इसके लिए आपको लाख लाख शुक्रिया सर इस प्रयास के लिए। और अच्छा लग रहा है कि आप इस तरह का सवाल हमसे पूछ रहे हैं। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं कि इस तरह का सवाल जानने का प्रयास करते हैं और पूछने का भी प्रयास करते हैं। पहले तो ये बता दें कि हमारी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, हमारे बाबा जो थे, हमारे पिताजी के पिताजी, वो आजीवन बधुआ मजदूर रहे और हमारे पिताजी जो है आधी जिंदगी बधुआ मजदूर रहे और फिर उन्होंने ये कंस्ट्रक्शन वाला काम जो ईंट से मकान निर्माण बनाने का क्षेत्र काम में, करते हैं, हाँ निर्माण क्षेत्र में वो फिर आए और जब वो इसको करना शुरू किए तब जा करके हम 3 भाई थे, हम सबसे छोटे भाई थे, बड़े भाई तो पढ़ रहे थे। हमारे यहाँ ये परंपरा थी कि भाई अगर 3-4 बेटे हैं किसी के तो एक बेटा किसी तरह से पढ़ा लिया जाए वही बहुत है। मेरे गांव में यही था। लेकिन जब हमारे पिताजी कमाने लगे तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, हम तीनों बेटों को पढ़ाएंगे। तो वो उस सिलसिले में हम तीनों भाई पढ़ सके, लेकिन हम सबसे छोटे थे। लेकिन हम भी जो है हमारे गांव में कोई भी ऐसा परिवार नहीं है। हमारे यहाँ लगभग ठाकुर, ब्राह्मण, मुस्लिम, बैकवर्ड में भी कुहार, लोहार और ये यादव, इस तरह से बहुत सारी जातियां हैं। ऐसा कोई परिवार नहीं है जिनके घर में मैं कोई न कोई काम न किया हूँ एज ए लेबर। और हमको लगता है कि जी, और हमको लगता है कि हम पूरे जब तक पढ़ाई किए, यहाँ तक कि संस्था जगत में आने के बाद भी सन 1996 तक हमको बताने में कोई वो नहीं है कि मैं और मेरी पत्नी दूसरे के खेत में रात 12 बजे 1 बजे तक गेहूं की कटाई करते थे और उसकी ढुलाई करते थे। कंडीशन थी। और संस्था जगत में मेरा आने का एक ये था कि मैं चूंकि
जिसके लिए सारे लोग काम करते हैं, सारे, चाहे वो सामाजिक संगठन हो, चाहे वो राजनैतिक हो, चाहे तथा कि कोई भी हो, हाशिए पर रहने वाले लोगों के लिए, जिसके लिए लोग काम करते थे, उस कम्युनिटी से, उस समुदाय से, उस स्तर का मैं था। तो उससे एक उभरने की एक बहुत टेस्ट थी, क्योंकि हमने सारी जलालत झेला है। अपने गाँव में ये प्रताड़ना क्या होता है, छुआ-छूत क्या होता है, जातिवाद क्या होता है, कैसे बिना कपड़े, बिना उसके मतलब हम यहाँ तक कि हाई स्कूल तक मेरे पास एक शर्ट, एक पैजामा होता था, और जिसको सप्ताह भर पहनते थे और उसको फिर रात में ही धुलाई करते थे और उसी को पहनते थे। तो कितनी इन सारे कष्टकारी चीज़ों जिंदगी से थी। इन जी सर, ये और इन सारे चीज़ों से उभरने की एक बहुत टीस थी। अच्छा, एक चीज़ ये था कि मेरे में जानने की बड़ी इच्छा होती थी, क्योंकि मैं हर जगह पहुँचने का प्रयास करता था। सवर्णों में भी कहीं कुछ होता था या उनके उनके साथ उठना-बैठना, अपने लोगों के साथ उठना-बैठना, तो मुझे कहाँ सही हो रहा है, कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ अच्छी चीज़ें हो रही हैं, कहाँ खराब चीज़ें हो रही हैं, उसका एक एनालिसिस, मतलब मुझे, क्योंकि दोनों हर तरह के माहौल मिलते थे, तो उससे कंपैरिज़न करने में, चूँकि पढ़ाई भी करते थे, तो स्कूल में क्या माहौल है, गाँव में क्या माहौल है, किसी के घर में क्या माहौल है। हम तो महिलाओं के साथ धान भी लगाए हैं एज़ ए लेबर, और वो टीस होती थी कि जब हम महिलाओं के साथ मज़दूरी लेने शाम को जाते थे, तो कभी-कभी जब महिलाओं के पास मतलब घरों में खाना नहीं होता था, तो महिलाएँ ये कहती थी कि भई आज हमको मज़दूरी दे दीजिए, क्योंकि खाने के लिए नहीं है। तो संवर्ण या लैंडलॉर्ड ये कहते थे कि भई आज नहीं कल ले लेना। जब महिलाएँ ज़िद करती थी, तो वहाँ उनको झड़प करके भगाया जाता था, कभी-कभी गाली भी मिलता था। मैं तो बच्चा था, जो पीछे खड़ा रहता था, तो मुझे इतना खराब लगता था, क्योंकि शाम तक जो है एकदम खड़ा होने की हिम्मत नहीं रहती थी। कमर झुकाए-झुकाए और धान लगाना, तो कितना कष्ट होता था कि दिन भर मेहनत कर रहे हैं, शाम को अपमान मिल रहा है। तो इससे एक बहुत बड़ी गुस्सा थी कि इसको कैसे निजात पाया जाए। तो इस सिलसिले में एक नेहरू युवा केंद्र होता है, आप जानते होंगे, जो सरकारी संस्था है, उस समय चलती थी, तो उन्होंने गाँव-गाँव से यूथ चुन रहे थे कि जो ऐसा यूथ हो जो थोड़ा सक्रिय हो, तो ऐसे लोगों का चुनाव वो कर रहे थे, तो ऐसे में हमारा चुनाव वो किए। और उस समय फिर हमको जब बाहर आना-जाना उनके माध्यम से शुरू हुआ, तो मुझे थोड़ा-सा अच्छा लगने लगा, और पहली बार जब मैं उनके मीटिंग में गया, तो एक जगह सभी जाति के लोग एक बार जब एक साथ बैठ के कुछ खाना-पीना का शुरुआत किए, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कैसा कुछ कोई जगह है जहाँ पर कि मतलब छुआ-छूत का भेदभाव नहीं होता है। इसके बाद फिर वो हमारा गाँव छोड़ने लगे, तो वहीं से किसी ने हमको सुझाव दिया कि आप संस्था के माध्यम से बहुत कुछ कर सकते थे। तो मैं फिर संस्था बनाने के प्रयास में जुटा, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि संस्था रजिस्टर्ड कहाँ से होता है, कहाँ से क्या होता है। आप ये समझें कि मैं कम से कम 6-7 दिन खादी ग्रामोद्योग वाराणसी गया था, कि मुझे ये मालूम था कि रजिस्ट्रेशन यहाँ होगा। उसके बाद वहाँ से किसी बाबू ने जब मेरा कुछ कागज़-वगज़ देखा, तो कहा भैया यहाँ से रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। उसने पता दिया कि यहाँ जाइए, वहाँ रजिस्ट्रेशन होता है। वहाँ जब मैं गया रजिस्ट्रार ऑफ़िस, वहाँ पर आप समझिए मेरे पास पैसे नहीं होते थे, उस समय ₹150 फीस होती थी। मैं किसी तरीक़ा से वहाँ अप्लाई किया, लेकिन 8 महीना मैं दौड़ता रहा, क्योंकि उस समय भी घूस लगते थे रजिस्ट्रेशन के करने में। मेरे पास पैसे नहीं थे, पैसे कोई देने वाला नहीं था, मैं किसी से माँग भी नहीं सकता था, घर में भी कोई दे नहीं सकता था। उस समय मज़दूरी भी हमको लगता है कि 10-12 रुपए पर डे का मिलता था। अगर तो मेरे पास वो 2 ढाई हज़ार, 3,000 रुपए हो नहीं पा रहा था। एक बार तो फिर वहाँ का बाबू ने हमको कागज़ दे दीजिए कि ले जाकर के रजिस्ट्रार के पास ले जाइए, आपका कर देंगे। मैं ले गया, तो वो रजिस्ट्रार ने तो कागज़ मेरा फेंक दिया।
फेंक दिया। तो मुझे वो हाँ, मुझे तो बड़ा मैं उस समय रोते हुए निकला। फिर हमारे गाँव की एक वो ब्राह्मण ही थे मेरे, पढ़े लिखे थे, मतलब मेरे साथ खेलते-वेलते थे, लेकिन वो मुझसे सीनियर थे। बनारस में मंडी इंस्पेक्टर थे, तो उनसे मैंने कहा उसी दिन, तो वो दूसरे दिन आने के लिए बात कहे और फिर वो आए रजिस्ट्रार के यहाँ, तो वो थोड़ा-सा वो भी अपना रुतबा जमाए और बोले कि मैं सीबीआई इंस्पेक्टर हूँ। ये लड़का आज 8 महीने से दौड़ रहा है, आप और इसका रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं। तो वो एकदम हक्का-बक्का हुआ और फिर उसने तुरंत रजिस्ट्रेशन मुझको दिया। और जब रजिस्ट्रेशन मिला तो मुझे लगा कि मेरी मतलब मेरे ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा क्या मुझे इतना खुशी हुआ बहुत बड़ी कि मंजिल मुझे हासिल अपनी कर ली। ज़िंदगी का पूरा हाँ, मंज़िल हासिल कर और मुझे उस समय ये लगता था कि मैं जो है, अब संस्था मतलब रजिस्ट्रेशन हो गया है, अब मैं कहीं भी अपना कोई इसके माध्यम से चिट्ठी वगैरह लिखूँगा तो हमारा काम फटाफट होगा। तो मुझे ये नहीं मालूम था कि उस समय संस्था के माध्यम से कहीं से फंड आते हैं, पैसे आते हैं, ये सब नहीं था। बस ये था कि हम कहीं से भी मतलब इसके माध्यम से हम कहीं से भी कोई भी काम लोगों का करा सकते हैं। मतलब हमें अपनी अ बातचीत को रखने का एक प्लेटफ़ॉर्म मिल जाएगा। जी, जी, काम करवाने का बातचीत और उस समय मैंने लेटर पैड पर क्योंकि संस्था का नाम हमने भारतीय जन सेवा आश्रम किया था, तो ये जो सांसद लोग नहीं लगाते हैं अशोक का चिन्ह, वो मैंने लगवा दिया। तो वो कम से कम हमको लगता है कि 6 महीना चला है और मैं जहाँ लेटर भेजता था, कहीं से जवाब आता था, कहीं से नहीं आता था। इस बीच मेरे लेटर पैड को किसी ने देखा संस्था जगत के साथी, तो उन्होंने कहा कि ये तो आप बहुत गलत किए हैं, ये फँस सकते हैं, तो ये तो भारत सरकार का चिन्ह है, तो मैंने उसको चेंज किया फिलहाल सादे में ऐसे किया। फिर मैंने वो देखा कि हर जगह जाते थे, संस्था का परिचय देते थे, लेटर लिखते थे, कोई असर नहीं, लोग उसी मतलब नज़रिए से देखते थे, तो मुझे लगा कि ये तो बड़ा कुछ नहीं हो रहा है। तब मुझे आभास हुआ कि नहीं शायद हम अकेले हैं, इस तरह से जाते हैं तो मुझे लगा कि अब हमको जो है एक संगठन मतलब ग्रुप बनाना चाहिए। तब उस समय हम 1.5 किलो मुझे मालूम है कि 1.5 किलो मज़दूरी था, अनाज था, महिला जब जो खेतों में काम करती थी महिलाएँ। पुरुष का भी बहुत ज़्यादा नहीं था, इसी के इर्द-गिर्द 2 किलो 2 किलो के अनाज के लगभग था, तो मतलब 2 वो किलो हम अनाज मज़दूरी थी पुरुष की और 1.5 किलो अनाज थी मज़दूरी महिलाओं महिला की। जी, तो उसको लेकर के फिर हमने और 2-3 साथियों को मोटिवेट किया और उनको लेकर के गाँव-गाँव मीटिंग करना और फिर उस समय आप समझिए कम से कम दसों गाँव में हम लोगों ने एक साथ जो है महिलाओं को इकट्ठा करके मज़दूरी बढ़ाने के लिए हड़ताल करवाया। और तब जाकर के मज़दूरी वहाँ से बढ़ना फिर 3 किलो हुआ, फिर 4 किलो हुआ, फिर 6 किलो तक जब मज़दूरी हुआ तो इस आंदोलन को हम लोग छोड़े और धीरे-धीरे आगे बढ़ते रहे तो तो इसके बाद फिर हाँ, तो हाँ, मतलब ये कुछ रहा कि आपने एक सामाजिक कार्यकर्ता का पूरा चरित्र को ग्रहण करने में आपने जो प्रारंभिक कोशिश थी वो तकलीफ दे रही, लेकिन आपने एक बड़ी सफलता अपनी संस्था का रजिस्ट्रेशन करके पाया और उसके बाद जी, मजदूरी को लेकर के, खेत मजदूरी को लेकर के आपने जो अभियान चलाया उसमें आपको जी, सफलता मिलती चली गई और जी, आपने इसके माध्यम से बड़ी तादाद में समाज को गोलबंद भी किया। एक चीज बताइए, जी, ये जी, तो आपका शुरुआत रहा, आपने संस्था बनाई, एक लड़ाई भी जीत ली, इसके बाद अगला मुकाम जी। आपने कौन सा तय किया, जहां मतलब ऐसा कैसे हुआ कि आप फिर जौनपुर से अपने गांव से निकल के करके पूरे उत्तर प्रदेश के हस्तक्षेप का हिस्सा बन गए? सर इसके बाद देखें एक जो एट्रोसिटीज़ की बात है जो अत्याचार तो हो ही रहा था। पहले महिलाओं को लोग गाली दे देते थे, तो महिलाएँ सोचती थी कि गाली क्यों ही दिए हैं, मारी तो थोड़ी हैं, हैं? अच्छा, हे रेते गाली ही तो रे दी है, करके मारा तो बुलाना। नहीं है। मारा तो नहीं है, तो उसके लिए कोई कुछ नहीं करता था। तो चूँकि हम
उस समय धीरे-धीरे कुछ लोगों के संपर्क में आ गए थे और ये सब क्या होता है, ये थोड़ा-थोड़ा समझना शुरू कर दिए थे। तो इसके प्रति भी हम लोगों ने वो किया और फिर ये जो मारपीट की घटनाएँ हो रही थी, उसको लेकर के फिर हम लड़ाई लड़ना शुरू किए, उनको इकट्ठा शुरू किया करना शुरू किए। दूसरी बात ये था कि एक बार एक मर्डर हो गया था। एक महिला थी अ, दलित महिला थी, उसका 2 वर्ष का बेटा था, उसके पेट में भी 7-8 महीने का बेटा था और उस महिला को कुएँ में डाल के मार दिया गया। अच्छा, कुछ आपके ठाकुर गांव लोगों में? ने मार दिया, हमारे गाँव में ही। और उसको फिर चूँकि उस महिला का एक ठाकुर था, उसके भाई के साथ संबंध था तो दलित और महिला थी? ठाकुर को हाँ, वो दलित महिला थी, तो और ठाकुरों को ये बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसको एक दिन ले जाकर के उसको मर्डर कर दिए और फिर 2-3 दिन बाद वो लाश निकाली गई गाँव से ही और उसके लिए फिर पुलिस आई तो उसको जो है ये हुआ कि इसने आत्महत्या के पर्पज़ से कुएँ में कूदी थी। और ये पुलिस ने पूरा पंचनामा बनाया और फिर उस पर मैं भी हस्ताक्षर करने वालों में था। चूँकि मैं गाँव में थोड़ा-थोड़ा वो कर रहा था तो वहाँ मैं भी कुर्सी मुझे मिली तो पंचनामे में मैं भी हस्ताक्षर किया और ये हुआ कि नहीं यही बात है। लेकिन धीरे-धीरे वो खुलना शुरू हो गया कि वो पता चला कि ये गाँव में वो दोनों एक साथ देखे गए, वो ठाकुर और वो महिला स्कूल में वो कुछ देर रहे, वहाँ से गए, तब जाके मुझे लगा कि हत्या है और जब ये पता चल गया तब जाकर के हम लोगों ने आप ये समझिए कि गोल बंद करके 1 महीने लगातार धरना किए थे। चूँकि वो आत्महत्या का और तब जाकर के उसमें एससी, एसटी और का केस दर्ज हुआ और हत्या का केस दर्ज हुआ। जो इसने किया था वो जेल भेजे गए और उससे आप समझिए कि इस पूरे क्षेत्र में एक बहुत बड़ा तहलका मचा। दूसरा ऐसे और भी था कई लोगों की वो बैकवर्ड के थे, दलित के थे, उनकी ज़मीनों को कुछ लोगों ने हेरा-फेरी कर जालसाज़ी करके अपने नाम करा लिया था। उसको लेकर के हम लोगों ने वो एक बहुत बड़ा तो आंदोलन मतलब किया। आपने अपने गांव के स्तर पे हस्तक्षेप करने शुरू कर दिए, फिर वो मजदूरी के मुद्दे से लेकर के अत्याचार के मुद्दे तक गए, फिर वो जमीन का मुद्दा बन गया। ये बताइए, ये जी। इसके आगे जब आप गांव से बाहर निकले, मतलब एक तो जी। ये हस्तक्षेप आप गांव में तमाम तरह कर रहे थे और आप एक स्थापित, एक दलित नेतृत्वकारी के बतौर स्थापित भी हो गए थे। यहां से जब जी। आप आगे निकले तो किस तरह से आपने अपनी संस्था को मजबूत किया और संस्था के माध्यम से अपने समाज के लिए व्यापक तौर पे काम करना शुरू किया? देखिए सर इसके बाद धीरे-धीरे दायरा बढ़ता गया। इसी बीच आप सब जैसे लोग मिलते गए, एनसीडीएचआर के लोग मिले, फिर अशोक चौधरी का नाम आप सुने होंगे। जी हाँ। अशोक चौधरी जो सहारनपुर के हैं, उनसे मुलाकात हुआ। तो धीरे-धीरे और हमारा कुछ अच्छे लोगों से संबंध हुआ और जब इन लोगों से तो ये लोकल लेवल पर हम और सक्रिय हो गए और धीरे-धीरे जब हम इधर काम करना शुरू किए तो जौनपुर में इस तरह की घटनाएँ होती थी तो वहाँ पर लोग हम लोगों को बुलाना शुरू किए। एक समय तो ऐसा था कि आप ये समझें कि कई डीएम, एसपी जो आते थे तो हम लोगों के एकदम टच में रहते थे। और अच्छा। हम लोगों की बात को बड़े शालीनता से, बड़े उससे जो हम लोग कहते थे वो करने के लिए तैयार रहते थे। और पर्सनल चाहे जब हम उनको बुलाना चाहें या उनसे मिलना चाहें, आधी रात को भी तो वो मिलते थे और ये करते थे। तो ये केवल काम का नतीजा था क्योंकि आईएएस लोग थोड़ा-सा कुछ उस तरह के सभी नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग काम करना चाहते हैं और वो भी चाहते हैं कि नहीं पब्लिक का भला हो। तो कई आईएएस हमारे ज़िले में आए जो कि हम लोगों को बड़ी इज़्ज़त करते थे और हमारे काम को बहुत सराहते थे और जो भी हम लोग कहते थे उसको करते थे। तो एक उससे चीज हमारे बताइए, ज़िले ये में जो आपके जी, हस्तक्षेप थे,
क्या आप जी। महसूस करते हैं कि तकरीबन कितना साल लगा होगा ये सब जो आपने अपने गांव और जिले के स्तर में हस्तक्षेप किए? कितना, एक दशक लग गया होगा आपको? नहीं, 20 साल। 20 साल तक आप ये लगातार अपने गांव और जिले के और अंदर करते 20 रहे? साल में आपका जो ये सवाल था, कैसे आप गांव से, आपका बहुत अच्छा सवाल है सर जी। मैं मतलब पहले हवाई जहाज देखते थे बचपना में, तो कल्पना करते थे देखिए वो हवाई जहाज जा रही है, और देखने के लिए घरों से निकल पड़ते थे, कहाँ तक जा रही है देखते रहते थे। एक चीज बताएं कि अ, मतलब अपने प्रदेश में ही नहीं, प्रदेश तक तो ठीक है, प्रदेश में हम लोगों ने कई संगठन, खुद दलित एक्शन ग्रुप का निर्माण, मतलब गठन करके पूरे प्रदेश में हम लोग वो किए। इसके बाद उत्तर प्रदेश भूमि सुधार एवं श्रम अधिकार अभियान समिति था। इसके अलावा कई दलित दास्ता विरोधी अभियान को भी हम लोगों ने, तो कई ऐसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ करने का मौका मिला। लेकिन इसके साथ साथ हम लोग देश लेवल में भी आप काम लोग तो किए, यहाँ तक कि तमाम विदेशों में भी गए, यूनाइटेड नेशन में भी आप गए, कई और जी जी देशों में जी भी जी, आप गए। वही। जी तो उस पे जी हम लोग जी, वही आएंगे। मैं कह रहा हूँ अभी कि अब हम लोग, अ, तो हाँ बताइए। जी, वही मैं कह रहा था कि मैं दुनिया के कम से कम 35 से 40 देश अभी तक जा चुका हूँ, वो भी मात्र सामाजिक काम और मीटिंग के पर्पज से। तो ये मतलब कभी कभार हमको नहीं लगता ऐसे ऐसे, लेकिन जब आप सब सवाल करते हैं तो हम जैसे लोगों के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है। और ये हमको अपने मुंह से नहीं कहना चाहिए। मैं अपने लाइफ में सबसे ज्यादा अगर यात्रा किया हूँ, जैसे बस का ट्रेन का जोड़ लें, तो सबसे ज्यादा हवाई यात्रा मैंने किया है अपने लाइफ में। सब यात्राओं से ज्यादा हवाई यात्रा की है। नहीं, निश्चित तौर पे ये एक गर्व का विषय तो है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन साथ में समय के साथ बहुत सारी चीजें बदली। कभी एक समय था कि कोई व्यक्ति अपने क्षेत्र में ही, अपने समाज के बीच में ही काम करता रहता था। 90 के दशक में ये शुरू हुआ कि सिर्फ अपने जिले के ही स्तर पे काम करते रहने से बात नहीं बनेगी, बल्कि हमें दूसरे जिले में भी जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ मिलकर के एक नेटवर्किंग बनानी पड़ेगी। 2000 का जी दशक जब तक खत्म हुआ, मतलब 98-99 के दौर तक आते तक, जब हम 21वीं शताब्दी में एंट्री कर रहे थे, तब ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी कि महज जिलों के बीच में गोलबंदी या प्रदेश के स्तर की गोलबंदी से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि हमें बहुत संस्थागत तरीके से, सुनियोजित तरीके से सभी राज्यों के साथ, अलग अलग राज्यों में जो तमाम दलित लड़ रहे हैं उनके साथ भी एक नेटवर्किंग करनी पड़ेगी अपनी आवाज को और ऊंचा करने के लिए। इसको जी लेकर जी के एनसीडीएचआर, नेशनल कैंपेन फॉर दलित ह्यूमन राइट्स से लेकर के नेकडोर जैसे तमाम संगठन, नेटवर्क सामने आए, जिन्होंने अलग जी अलग राज्यों के दलित नेतृत्व को आपस में जोड़ा, राज्य के स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे भी। और इन्हीं जी लोगों ने आगे चल के अपनी आवाज को और मजबूत करने के लिए और यहाँ के शासकीय तंत्र को, यहाँ की सरकारों के ऊपर दबाव बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी जुटाने की कोशिश की। और उस जी अंतर्राष्ट्रीय समर्थन को जुटाने की प्रक्रिया के भी आप हिस्सेदार थे। जी तो जी तो बताइए, मुझे मुझे याद आता है कि तकरीबन 89 के बाद ब्लैक पेपर जैसी सबमिट करने की बातचीत हुई कि दलितों के साथ अत्याचार की जो वर्तमान स्थिति है उस समय, उस स्थिति को नापने के लिए जी पूरे देश भर में एक अभियान चलाया गया कि जितनी भी दलितों के साथ उत्पीड़न और की जो घटनाएं हैं, उनके साथ भेदभाव की जो घटनाएं हैं, उनका दस्तावेजीकरण किया जाए और सरकार के सामने रखा जाए कि नहीं, दलितों के साथ ये तमाम अत्याचार हो रहे हैं। उस पर थोड़ा प्रकाश जी। डालें। देखें, जहाँ तक एनसीडीएचआर का सवाल है, उनके साथ हम लोगों ने काफी काम किया, क्योंकि हम लोग ग्रास रूट लेवल के कार्यकर्ता थे, ग्रास रूट लेवल पर संघर्ष कर रहे थे। लेकिन ये बड़े पैमाने पर ये सब समझदारी नहीं थी, जैसे ये कानून की बात है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए।
ये सारा चीज़ नहीं मालूम था। तो इसमें जैसे देश के लेवल पर जो एनसीडीएचआर जैसे संगठन जो काम कर रहे थे, उससे बहुत मजबूती हम लोगों को यहाँ पर जो काम कर रहे थे उसमें बहुत मजबूती मिला है। और उसमें भी हम लोग पार्टिसिपेट किए हैं, क्योंकि उसमें एनसीडीएचआर एक लीडरशिप में काम कर रहा था, लेकिन उसकी एक हम लोग कड़ी थे। जो भी मतलब जैसे नहीं, एससी आप लोग एसटी तो उसकी जड़ थे, कड़ी नहीं थे, आप जी, लोग तो जी। उसकी जड़ थे। हाँ, हाँ, वो भी कर सकते हैं। लेकिन हम लोग कड़ी मानते हैं कि क्योंकि ऐसे ही एक तरह से उनका जो आप कह रहे थे कि वो सारी स्टेट में जो भी इस तरह के लोग तो थे, उनको चिन्हित करके उनको जोड़ने का काम, और फिर उसको लेकर के जहाँ भी इस तरह से आंदोलन करना हुआ, जहाँ भी इस तरह से मीटिंग करना हुआ, तो वो शामिल करते थे। उसमें जैसे कई यात्राएँ, ये कब की बात है? हमको लगता है कि 1996-97 की बात है, जब देश में उन्होंने 4 यात्राएँ निकाला था, और आपको भी याद होगा। तो उस यात्रा का हम लोग हिस्सा बने थे, और इसके साथ-साथ तमाम ऐसे एक्ट थे जिनमें संशोधन के लिए, जिनमें उसमें सुधार के लिए, उसको लागू कराने के लिए तमाम तरह का हम लोग प्रयास किए। अभी आपको ये भी पता होगा कि एससी-एसटी एक्ट में जो न्यू अमेंडमेंट हुआ है, जो अभी हाल में ही 2015 में। 15-16, हाँ, 2015 में, और उसके लिए 3-4 साल पहले से ही एक बहुत बड़ा कैंपेन जो है शुरू किया गया था, जगह-जगह मीटिंग करना, लोगों का समर्थन जुटाना। तो इस तरह का एक बहुत बड़ा वो किया गया था, तब जाकर के जो एससी-एसटी एक्ट में न्यू अमेंडमेंट हुआ। वो एक बहुत, हमको लगता है कि वो एनसीडीएचआर और अ, हम जैसे छोटे-छोटे संगठनों का एक बहुत बड़ा प्रयास था। अच्छा, एक चीज बताइए, मैं जी, सीधे वर्तमान में आता हूँ। अ, जी, और ये सवाल लगभग मैं हर दलित कार्यकर्ता से अपनी बातचीत में पूछने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे जी, लगता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने हमें सिविल एंड पॉलिटिकल राइट का एक अधिकार दिलवाया। हम जी, संविधान में उन्होंने बहुत सारी चीजें दलितों के लिए सुनिश्चित की। बात आगे बढ़ी जी, और धीरे धीरे कई तरह के अधिकारों पे बातचीत हुई, वो अधिकार मिले। लेकिन ये सब होने के बावजूद दलित आंदोलन को अगर आप श्रेणी में बांट के देखें, तो पहले अपने ह्यूमन बीइंग जी, होने की, एक मानव होने की पहचान का ही संकट था। मतलब आम जी, दलित जो, जब आप खेतों में काम करने के लिए बचपन में जाते थे, या जैसा आप बता रहे हैं कि आपके जो दादा थे, पिताजी के पिताजी, वो बंधुआ जी, मजदूर थे। आपके पिताजी ने आधी जिंदगी बंधुआ मजदूर के बतौर गुजारी। ये वो दौर था जी, जब एक गुलाम जैसी स्थिति पे दलित हुआ करते थे। वहां जी, उन्हें इंसान नहीं माना जाता था। उसके बाद जी, एक, जब संविधान को लागू हुआ देश में, उसके बाद कम से कम एक बात सुनिश्चित हो गई कि इस देश में संविधान के आधार पे सभी लोग बराबर हैं। यहां से एक लड़ाई शुरू होती है, और जी, दलितों को ये संविधान के आधार पे अपनी सबके बराबर होने का एक एहसास होता है। इसके बाद एक एक स्थिति ये आती है कि जी, दलित ये मानते हैं कि संविधान के तहत उनके भी बहुत सारे बराबरी के अधिकार हैं। तो दलितों ने एक पूरा दलित अधिकार आंदोलन चला। दलित अधिकार आंदोलन जी, के बाद 2000 की के बाद एक स्थिति ये आई कि आज एक बड़ा दलितों का, दलित कार्यकर्ताओं का एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो बहुत अच्छी तरह से प्रशिक्षित हो चुका है, और उसका एक ओरिएंटेशन हो चुका है कि बेसिकली हमारा मुद्दा क्या है। यहां से शुरू हुई एक बात कि अगर हमारे समाज के पास संसाधन नहीं है और हमारे लोगों के पास संसाधन नहीं होंगे, तो समाज वैसा ही का वैसा कमजोर रहेगा। किसी भी समाज के पास जितने ज्यादा संसाधन होते हैं, वो इतना ही मजबूत होता है। और जाति सिर्फ लोगों को काम के आधार पे बांटने का मामला नहीं है, बल्कि जाति तो कुल मिला के संसाधनों पे कब्जा करने का है। मात्र 15% लोगों ने देश के 85%
जो जितने भी संसाधन थे, जल जंगल जमीन जो कुछ भी था, उस पे उनका कब्जा रहा। तो ऐसी हालात में 2000 के बाद आप सारे लोग, एक तरफ भूमि अधिकार आंदोलन के भी हिस्सेदारी की आप लोगों ने, भूमि बांटने का आंदोलन में आप शामिल हुए, वो किसी बड़ी सफलता तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन उसी समय 1989 में 1979 में इंदिरा गांधी ने 1979 में इंदिरा गांधी ने जो एक कानून पास किया था, स्पेशल कंपोनेंट फंड, जो लगभग 20 साल तक उस पर शांति रही, और सन 2000 के बाद दलित संगठनों ने उस स्पेशल कंपोनेंट फंड के पैसे को के ऊपर क्लेम करना शुरू किया। और जब उन्होंने क्लेम करना शुरू किया तो ये पाया कि साहब, ये पैसा जितना एलोकेट होना चाहिए उतना एलोकेट तो होता नहीं है, जितना इसका आवंटन होना चाहिए उतना आवंटन तो होता नहीं है, और जो कुछ होता है उसका दलितों के विकास और उत्थान के लिए इस्तेमाल नहीं होता है, उसे डाइवर्ट कर दिया जाता है। और इसको लेकर के दलितों ने एक लंबी लड़ाई चली। आज देश के 3 राज्य, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, 3 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने इस कानून के इस मद की राशि के 100% आवंटन और खर्च को सुनिश्चित करने के लिए कानून बना दिया। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये एक ऐसी मद का पैसा है जो बहुत स्पष्ट तौर पे कह रहा है कि ये किसके लिए कहाँ कहाँ खर्च होना चाहिए। किसी दलित व्यक्ति, किसी दलित परिवार या किसी दलित बस्ती, ऐसी बस्ती जहां दलितों की आबादी 60% से ज्यादा हो, वहां पे पूर्ण रूप से कम्युनिटी के लिए खर्च होगा, उसके विकास के लिए। और यहां तक कि इस मद की योजना में यह है कि दलित अपनी जरूरत के हिसाब से खुद डिमांड रख सकते हैं कि हमें अपने यहाँ ये चीजें चाहिए, इस मद में पैसा खर्च करके हमें ये चीजें दी जाए। सवाल ये आता है, मैं जानना चाहता हूं आप लोगों से कि आखिर क्या कारण है दलितों का शायद लगभग बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 90-95% हिस्सा आज भी इस योजनाओं से नावाकिफ है, जिसके कारण से ना तो सरकारें इस पैसे का जितना दलितों की आबादी के अनुपात में पैसा आवंटित करना था, सरकारें वो भी आवंटित नहीं कर रही हैं। जो आवंटित कर रही हैं उसका लाभ दलितों को नहीं मिल रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखें, आप जो बात कर रहे हैं एकदम सही बात है, और इस पर भी हम लोगों ने कई बार अपने जिले का और भी कई जिले का एक तरह से क्या बजट भी हम लोगों ने निकलवाया, बजट एनालिसिस भी करवाया, कई बार उत्तर प्रदेश का भी बजट निकालकर बजट एनालिसिस करवाया। आप जो बात कर रहे हैं ये एकदम सही बात है, और बिल्कुल मनमानी हो रहा है। बीएचयू का एक हम लोगों ने वो किया था बनारस का, वहाँ स्पेशल कंपोनेंट प्लान से बिजली का बिल भर दिया गया था। अब यही आप जान लीजिए कि अगर जो पैसा आवंटित होता है, अगर पिछले 6-7 साल पहले की बात मैं बताऊं कि अगर उस समय जितना ये बजट आवंटित किया गया था उतना बजट अगर प्रत्येक दलित परिवार को दे दिया गया होता तो उत्तर प्रदेश में कम से कम 3 लाख रुपया प्रत्येक परिवार को मिल जाता। तो ये एकदम से जो भी ये अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, उन तक ये पैसा पहुंच ही नहीं पा रहा है, और इसके प्रति कोई जागरूकता भी नहीं है। इसमें बहुत ही जरूरी है। ये अभी ऊपरी लेवल पर कुछ साथी जो है इसको एनालिसिस करवा रहे हैं। मैं तो आप लोगों से अपेक्षा करता हूं कि अब वो समय आ गया है कि आप लोग फिर अपने उन्हीं जुझारू तेवरों से, जिन जुझारू तेवरों से आपने अपना ये सामाजिक कार्यकाज का जीवन आपने अपनाया था और बड़ी बड़ी सफलताएं हासिल की, एक बार फिर समय आ गया है जब आप अपने समाजों के लिए, उनके आर्थिक विकास के लिए, उनके सर्वांगीण विकास के लिए आपको एक बार फिर सड़कों पे उतरना होगा। और ये उम्मीद के साथ कि 3 लाख नहीं, कम से कम 5-5 लाख रुपए आप अपने समाज के प्रत्येक परिवार को अगर दिला लेते हैं तो यह आपकी बड़ी सफलता होगी। मैं जाते जाते आपके सामने उदाहरण देना चाहूंगा तेलंगाना का। तेलंगाना सरकार ने शेड्यूल कास्ट सब प्लान के लिए कानून बनाया। उस कानून बनाने का नतीजा ये हुआ,
उन्होंने 16,000 दलित परिवारों को अब तक जमीन खरीद के 3-3 एकड़ जमीन बांट दी। उन्होंने दस जी दस जी लाख रुपया तेलंगाना के प्रत्येक दलित परिवार को देने का निर्णय लिया इसी मद में। उन्होंने 1.5 लाख रुपया किसी भी दलित परिवार की लड़की की शादी होने पर 1.5 लाख रुपया देना तय किया। उन्होंने इसी मद के पैसे से लगभग 700 दलित बच्चों को विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा है। मुझे लगता है जी जी एक कानून बन जाने से अगर इतना कुछ हो रहा है तो तेलंगाना को दोहराना होगा उत्तर प्रदेश में आप लोगों को, और इसी एक नहीं उम्मीद नहीं, के इस पर साथ। देखें, इस पर हम लोग पहल शुरू कर दिए हैं अभी। हमारे यहाँ पहली मीटिंग हुई थी, राम कुमार भाई आए थे, और इसको हम लोग ये लॉकडाउन नहीं होता, कोरोना का वो नहीं होता, तो इसको हम लोग काफी आगे बढ़ाए होते। एक दो दो चीज हम लोग के लेकर चलने वाले थे, ये खास करके हम लोग यहाँ मीटिंग किए थे। एक तो ये है कि उत्तर प्रदेश में इसको कानूनी दर्जा दिलाना। दूसरा ये था कि हम लोग जो संवैधानिक संविधान में जो मौलिक अधिकार है उसको लेकर के एक मौलिक अधिकार ही नहीं बल्कि संवैधानिक जागरूकता को लेकर के एक हम लोग जागरूकता यात्रा भी पूरे प्रदेश में करने वाले। चलिए, बहुत बहुत ठीक है। धन्यवाद दौलत राम जी। मुझे लगता है कि ये जो आप लोगों ने नई चुनौती अपने लिए निर्धारित की है, ये चुनौती एक अंजाम भी लेके आएगी, और आने वाले समय में ये जो शेड्यूल का सब प्लान का जो आपने चुनौती लिया है एक कानून के रूप में उत्तर प्रदेश में लागू कराने के लिए, निश्चित तौर पे आप लोगों को इसकी सफलता मिलेगी। आपकी जो जो अतीत के जो अनुभव हैं, उनका जो तीखापन है, उस तीखेपन को आपने अपनी ताकत में बदला, जिसका नतीजा है कि बंधुआ मजदूर से जिस परिवार की कहानी शुरू हुई थी वो खेत मजदूर तक पहुंची, और वहां से आगे बढ़ते हुए आज एक दौलत राम जी हमारे सामने बैठे हैं, जिन्होंने दलितों के खिलाफ होने वाले अत्याचार उत्पीड़न के मुद्दे को लेकर के ना सिर्फ अपने जिले जालौन, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश, ना सिर्फ पूरे भारत, बल्कि जौनपुर दुनिया के जौनपुर 35-40 देशों में घूम करके उस मुद्दे पर अपनी आवाज उठाई। बहुत बहुत शुक्रिया दौलत राम जी, आपसे हमसे बातचीत करने के लिए। शुक्रिया। मुझे लगता है आपके थैंक यू प्रयास सर, जारी थैंक यू। रहने चाहिए। हम सबकी इसके लिए आपके साथ शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक सर। यू।